जय हिंद एवरीवन, मैं सूरज जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेल्टा डिफेंस एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने घर पर ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी काफी जोर शोर से चल रही होगी। जैसा हम सबको पता है कि अप्रैल में आप सभी का एग्जामिनेशन है, तो आई होप आप सभी मेहनत करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, सो बेसिकली देखो, लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी कि हम एक पूरी की पूरी सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिस सीरीज के अंदर हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन का, उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो उसी की शुरुआत में इस वीडियो से आज करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टीचिंग the first topic from all the important topics which are going to be come in your NDA examination। तो जीएटी पार्ट की मैं आज शुरुआत करने वाला हूं और जीएटी में हम आज बात करेंगे जीएस की। तो जब हम जीएस पढ़ेंगे तो आज हम शुरुआत करेंगे वहां से जहां से हम सब की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो हम सब की शुरुआत कहां से हुई है दोस्तों? आई होप आप सभी को पता ही होगा, जहां से हम बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड की जो शुरुआत हुई है कहां से हुई है? यूनिवर्स के ओरिजिन से। तो उसी यूनिवर्स के ओरिजिन की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, वो किस किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं, क्या क्या इसमें से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो दोस्तों, कि जब हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं तो यूनिवर्स की स्टडी को बेसिकली हम बोलते हैं, जो हमारी कॉस्मोलॉजी है वो हम किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम क्या होने वाले हैं? आज हम बनेंगे कॉस्मोलॉजिस्ट। ठीक है, और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉस्मोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में। तो देखो, जो चांद तारे आप तोड़ के लाने की बात करते हैं, आज उन्हीं चांद तारों की हम ओरिजिन की बात करने वाले हैं। तो उसके जो ओरिजिन है, उसके ओरिजिन के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज दी हैं। ठीक है, बट जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो हमारे सबसे ज्यादा, जो हमारे पूरे कॉस्मोलॉजिस्ट का जो वर्ल्ड है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मानी गई थ्योरी है, वो हमारी थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। दैट इज बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी की बात हो रही है, बैंग बैंग मूवी की बात नहीं हो रही है। कभी ऋतिक रोशन के पास पहुंच जाओ, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, खैर बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या थी? तो देखो, बिग बैंग थ्योरी एक हमारे बेल्जियन एक हमारे कॉस्मोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेटायर। तो जॉर्ज लेमेटायर साहब ने कहा कि जो हमारा यूनिवर्स है, पहले एक बड़ा कंडेंस फॉर्म में हुआ करता था। वो जो हमारी कंडेंस फॉर्म थी यूनिवर्स की, उसके अंदर हमारे बहुत सारी वेरियस टाइप ऑफ गैसेस थी। ठीक है, 10 पार्टिकल थे। तो वो जो बहुत ज्यादा कंडेंस और डेंस फॉर्म थी, उसकी जब डेंसिटी हर बार इंक्रीज होती गई, तो धीरे धीरे हमारे जो गैस पार्टिकल्स थे उनके अंदर फ्रिक्शन हुआ। उस फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर क्या पैदा हुई? एनर्जी पैदा हुई। उसी एनर्जी की वजह से एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, जिस एक्सप्लोजन को हमने नाम दिया बिग बैंग। ठीक है, तो उसी एक्सप्लोजन की वजह से हमारी जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन होता है। तो जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, देखो, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं अपने यूनिवर्स को, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? यूनिवर्स आता है। फिर इसके अंदर हमारे क्या आते हैं? बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्स के अंदर ही हमारी क्या आती है? गैलेक्सीज आती हैं। ठीक है, इसी के अंदर गैलेक्सीज के अंदर हमारे क्या आते हैं? स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं। इन प्लैनेट्स की क्या आती हैं? सैटेलाइट्स आती हैं। इसी के साथ हमारे क्या आते हैं? एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मिटियोर्स होते हैं, मिटराइट होते हैं, मिट्रॉइड्स होते हैं। तो बहुत सारी हमारी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है, हमारे ब्लैक होल्स हैं। ठीक है, हमारे सुपरनोवा है, हमारे पल्सर है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि अभी भी हमें नहीं पता है। कुछ ना कुछ हमारी नई न्यू अपॉर्चुनिटीज है, न्यू होराइजन्स है, जो अभी भी अनटच्ड है इस यूनिवर्स की। ओके, तो जो ब्रह्मांड को इनक्रेडिबल यूनिवर्स कहते हैं ना, वो अतुल्य जो है ब्रह्मांड, वो इतना ज्यादा बड़ा हुआ है, इतना ज्यादा फैला हुआ है कि अभी तक उसका हम 2-4% ही जान पाए हैं। अभी तक बहुत बड़ा अमाउंट जो है ब्रह्मांड में, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हमें जानने के लिए बाकी है। अभी तो जादू का आना भी बाकी है। ठीक है ना, जादू समझते हैं ना, वो कोई मिल गया वाला जादू नहीं, जो रियल एलियंस की हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे हम हैं, जहां हम यूनिवर्स जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई और भी किसी और प्लेनेट पे इसी तरह से यूनिवर्स को पढ़ रहा होगा। ओके, खैर उनसे पहले हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम उनसे पहले आगे निकल जाते हैं यूनिवर्स को पढ़कर। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी, जिसमें मैंने आपको बताया। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ? एक एक्सप्लोजन की वजह से हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम, हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा दोस्तों, यहां एक बात है कि अगर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि हमारा जो यूनिवर्स है, बेसिकली अगर मैं बात करूं, देखो, अगर यूनिवर्स के मैं फॉर्मेशन की बात करूं, तो इसके लिए जो मुझे थ्योरी बतानी है हमेशा आंसर में, वो बतानी है बिग बैंग थ्योरी। लेकिन यही इसमें थोड़ा सा एक जो हमें एक एडिशनल चीजें जो हैं, वो एडिशनल ये है कि अगर आपसे कभी भी सोलर सिस्टम की बात करता है, किसकी बात करता है? सोलर सिस्टम की बात करता है, तो इसके लिए हमेशा आपको याद रखना है कि हमें इसके लिए जो ऑप्शन पे जाना है, उस पे जाना है नेबुलर हाइपोथेसिस। तो हम जो बात करेंगे अपने सोलर सिस्टम की,
तो वो बात करेंगे इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, नेबुलर हाइपोथेसिस से। और जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की, देन वी विल गो फॉर दी बिग बैंग थ्योरी। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। खैर आगे की बात करते हैं। तो बेसिकली जॉर्ज लेमेटायर साहब ने कहा कि बिग बैंग की वजह से हमारे इसका यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बोली कि जब हमारे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो बिग बैंग हुआ है, इसकी वजह से यूनिवर्स फॉर्म तो हुआ है, लेकिन साथ साथ अभी भी क्या कर रहा है, यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग। जैसे क्या हो रहा है, देखो आप लोग है, उम्र बढ़ रही है, उम्र के साथ क्या बढ़ रहा है, आपका ज्ञान जो है वो बढ़ रहा है। तो आपकी एज के साथ साथ योर माइंड, योर ब्रेन, योर नॉलेज इज एक्सपेंडिंग। इन सेम वे आवर यूनिवर्स इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग। अच्छा भाई, अब हमें कैसे पता लगा कि हमारा जो यूनिवर्स है ये एक्सपेंड कर रहा है? तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो हमारे घर में क्या होता है, हमारी मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, नॉर्मली जनरली, ठीक है। तो हमारी मम्मी जो है वो खाना बनाती है, तो जब वो खाना बनाती है तो गैस खत्म होने से पहले बता देती है कि भाई सिलेंडर खाली होने वाला है, ठीक। अब उन्हें कैसे पता लगता है, मम्मी के पास क्या होता है, सुपर पावर है मम्मी के पास कि वो सिलेंडर को ऐसे देख के बता सकती है कि इसमें कितनी गैस है। ओके, ये सुपर पावर बस हमारी मम्मियों के पास है। ओके, खैर कैसे पता लगता है, देखो ऐसा होता है कि सारा टेम्परेचर का गेम है। टेम्परेचर का गेम आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप बिल्कुल एक न्यू सिलेंडर लेकर आते हो, आप गैस अपने लिट करते हो, तो आप देखते हो कि तो गैस की फ्लेम्स जो हमारी होती हैं वो बिल्कुल ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है। यानी कि उनके अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर उस टाइम पर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला होता है तो उनकी जो फ्लेम्स का कलर है वो भी हमारा किसकी तरफ शिफ्ट होने लगता है, रेड की तरफ या येलो की तरफ हमारा शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने देखा कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टार उन्होंने मार्क किया, उस स्टार की उन्होंने एनर्जी को देखने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप देखा। स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा कि इस स्टार से हमारे पास किस कलर की लाइट आ रही है। तो उन्होंने देखा कि पहले एक स्टार से यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट आ रही थी, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो जो ब्लू कलर की लाइट है अब वो धीरे धीरे रेड स्केल की तरफ जा रही है, यानी कि वो रेड लाइट की तरफ जा रही है। अब हमारा जो भी हमने अपना टेलीस्कोप लगाया था वो फिक्स था, लेकिन जो ऑब्जेक्ट उसके सामने था इट वॉज मूविंग अवे फ्रॉम हिम, ठीक है। तो जब वो इट वॉज मूविंग अवे फ्रॉम इट, तो जब वो इससे दूर जा रहा था तो हुआ क्या कि उसका जो टेम्परेचर है, उसके टेम्परेचर जो उसकी एनर्जी है उसमें चेंज होना शुरू हुआ। तो दैट्स वाई वो टेम्परेचर भी कैसे हो गया, हमारा ब्लू से रेड की तरफ आनी, उसकी तरफ हमारा जो कलर स्केल है वो भी आना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो दोस्तों, कि जब वो हमारा ब्लू से रेड की तरफ आना शुरू हुआ है तो इससे हमें पता लगा कि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे टेलीस्कोप से दूर जा रहा है। तो इसी एग्जाम्पल से, इसी एक हमारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि अवर यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो देखिए हम बात कर रहे थे अपने यूनिवर्स की, तो सबसे पहले अच्छा आप ये बिग बैंग नेबुलर हाइपोथेसिस का अगर आप लेना चाहते हैं तो जस्ट सेकंड स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। फिर हम आगे की बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली हम कोशिश करेंगे, देखो कि हमारा जो यूनिवर्स है काफी बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक से हर बार आपके एनडीए और सीडीएस में क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से इसे 2 वीडियोस के अंदर हम कवर करें, ताकि आप सब लोगों को लाइफ में दोबारा कभी यूनिवर्स ना पढ़ना पड़े, ठीक है। खैर अब बात करते हैं हम। देखो मैंने आपको बात बताया कि हमारा यूनिवर्स जो है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। उन्हीं सारी चीजों में से जो प्रोमिनेंट है, सबसे प्रोमिनेंट चीजें जो है वो क्या है, हमारी गैलेक्सीज है, ठीक है। नंबर ऑफ गैलेक्सीज अब कितनी है, तो भाई साहब नंबर ऑफ गैलेक्सी की हम बात करें तो मतलब अनकाउंटेबल हम कह सकते हैं, बट फिर भी हम मानते हैं कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। और हर एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। तो इन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और बिलियंस ऑफ स्टार्स की जो कहानी है उसकी भी हम बात करेंगे। उससे हम अपने सोलर सिस्टम की तरफ भी आएंगे, मतलब मेरे वाले सोलर सिस्टम, ठीक है ना, जहां मैं रहता हूं। ओके, कहां, सूरज वाला सोलर सिस्टम, ओके, उसकी तरफ भी आएंगे, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं, तो गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं हमारे सोलर इसमें, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, और बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज है जिनका अभी तक हमें पता भी नहीं है। लाइक ब्लैक होल, हमें ब्लैक होल का तो पता है, बट ब्लैक होल के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत कम सी इंफॉर्मेशन हमारे पास ब्लैक होल के बारे में है, बिकॉज ये होता भी अनडिटेक्टेबल है, तो इसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल काम है पहले तो। ओके, समझेंगे वो भी, ठीक है। अब देखो जो हमारी गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज भी हमारी, सबसे पहले हम आते हैं यूनिवर्स के बाद किस पर, गैलेक्सीज पर। तो देखो बेटा जो हमारी गैलेक्सीज होती हैं दोस्तों, हमारी गैलेक्सीज भी 2 तरह की होती है। एक तो होती है हमारी रेगुलर गैलेक्सीज और एक होती है हमारी इररेगुलर गैलेक्सीज। देखो जो हमारी रेगुलर गैलेक्सीज हैं इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, क्या होता है, इनकी होती है डेफिनेट शेप। और जो हमारी इररेगुलर गैलेक्सीज हैं इनकी
कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट शेप। अब डेफिनेट शेप क्या होती है सर, ठीक, सवाल अगला बनता है डेफिनेट शेप क्या होती है। पर डेफिनेट शेप कोई गैलेक्सी स्पाइरल हो सकती है जैसी हमारी है, कोई डिस्क शेप हो सकती है, ठीक है, कोई हमारी एक इलेप्टिकल शेप में आ सकती है। तो मतलब देयर आर नंबर ऑफ शेप्स जिसके अंदर हमारी गैलेक्सी हो सकती है। मानते हैं कि जो रेगुलर गैलेक्सीज होती हैं, जो डेफिनेट गैलेक्सीज होती हैं, इनके अंदर न्यू स्टार्स होते हैं। जो हमारी ओल्ड गैलेक्सीज होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर शेप की होती है, उनके अंदर हमारे ओल्ड स्टार्स होते हैं, ठीक है। जब स्टार्स की हम बात करते हैं तो हम स्टार्स को भी पढ़ेंगे, स्टार्स में भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे एक लाइफ जो है स्टार की वो शुरू होती है, कैसे कैसे लाइफ जो है स्टार की वो खत्म होती है। बट उसकी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सन में या उसके आसपास जो है हम उन सब चीजों की बात करने वाले। ओके, जस्ट थिंक ऑफ इट, ठीक है। अब देखो हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा की हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा के अंदर हम मानते हैं, मतलब एक अगर मैं रफली बात करूं, जो बिलियंस ऑफ स्टार्स की बात हो रही है, तो लगभग 10⁻21 मिलियंस जो हैं, ये बिलियंस हमारे अंदर गैलेक्सीज है, और इतनी हमारे पास क्या होता है, हर एक गैलेक्सी में इतने स्टार्स होते हैं, ठीक है। अब देखो अकेला सूरज नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे सूरज हैं, ठीक, इस पैरेलल यूनिवर्स में मेरे जैसे बहुत सारे सूरज होंगे, ठीक है, उन्हीं की हम बात करने वाले हैं आज। तो बेसिकली जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कैसी है, दैट इज स्पाइरल इन से, ठीक है। स्पाइरल कैसी, तो जैसे स्पाइरल रजिस्टर होता है ना, उसके अंदर वो स्पाइरल पड़ा होता है, ठीक, उसी तरह की। तो ये हमारी गैलेक्सी क्या है, ये भी हमारी इस तरह की एक गैलेक्सी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। इसी स्पाइरल गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसी के पास हमारी एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है टू द मिल्की वे। मिल्की वे के जो सबसे पास है वो कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। खैर आप इन सब चीजों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे हमारी गैलेक्सी में क्या क्या चीजें आती हैं। स्टार्स की बात करेंगे, ठीक है। स्टार्स के बाद फिर हम अपने सोलर सिस्टम की तरफ आएंगे, अपने सोलर सिस्टम को देखेंगे, ओके। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक स्क्रीनशॉट आप इस ऐसे भी ले लो, ओके। देखो जब भी आप क्लासेस करने बैठते हैं तो प्लीज अपने साथ एक पेन और एक रजिस्टर जो है वो लेकर बैठिए। जो मैं बोलता हूं उसके नोट्स खुद से भी बनाओ। जितने नोट्स आप खुद से बनाओगे उतने ज्यादा इफेक्टिवली आपको चीजें याद होंगी और आपके एग्जाम में वो आपको फायदा देंगे, ओके। खैर आगे बात करते हैं। देखो आगे हम बात करते हैं कि गैलेक्सी के अलावा क्या क्या है हमारे यूनिवर्स के अंदर। तो देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए वो क्या आते हैं, वो होते हैं स्टार्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे लिए, स्टार्स। देखो भाई स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं हमारी ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है। ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं, जो लाइट एमिट करती हैं, उन बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं, ओके। अब वो लाइट एमिट कैसे करती हैं, लाइट इसलिए एमिट करती हैं क्योंकि इनके अंदर एक रिएक्शन चलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सर ये यूनिवर्स में अब केमिस्ट्री का तड़का क्यों लगा रहे हो, तो भाई इसलिए सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि भाई हर एक चीजें जो है ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग वन यू कांट अंडरस्टैंड द अदर, ओके। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इनमें होता क्या है सर, तो आई होप आप सबको पता होगा, इनमें हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी रिलीज्ड, ठीक। अब इन स्टार्स के अंदर क्या हो रही है, अगर मैं अपनी बात करूं सन के अंदर तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम, और इसे क्या बोलते हैं हम, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी वजह से वहां पर एनर्जी एमिट हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो सन है, जिसकी वजह से मैं जो हूं वो इतना ज्यादा गर्म, ठीक है, इतनी ज्यादा मेरे अंदर से फ्लेम्स जो है वो निकल रही है, ओके। खैर डोंट बी सेल्फ ऑब्सेस्ड, आगे की बात करते हैं। तो देखो ल्यूमिनस हेवली बॉडीज जिनकी खुद की अपनी लाइट है और वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं, वो एनर्जी अपने अंदर से निकालते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। और इन स्टार्स में से हमारा भी एक स्टार है जिसके चारों तरफ हमारा जो अर्थ वगैरह है जो घूमती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। तो सन इज अ स्टार, ठीक है। तो दोस्तों पहली बात देखो, एक चीज समझो कि होता क्या है कि हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, ठीक, हमने जो अपने आसपास जब हम अपने घर में रहते हैं हम इतनी सारी नॉन लिविंग और लिविंग चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात समझो कि चाहे लिविंग बॉडी हो चाहे नॉन लिविंग बॉडी हो, एवरीवन हैज अ लाइफ, ठीक है। चाहे आपके घर का पंखा हो, चाहे कोई भी हो, आपके घर का एक ऑब्जेक्ट हो, आपकी बाइक हो, ठीक है, आपकी स्कूटी हो, हर एक नॉन लिविंग की बॉडी की भी क्या होती है, अपनी एक लाइफ स्पैन होता है।
तो हमारा जो यूनिवर्स है उसका भी क्या है, अपना एक लाइफ स्पैन है, यानी उसकी भी एक लाइफ है। उसी तरह से हमारे जो स्टार्स है, जैसे हमारा सन है, उसकी भी क्या है, अपनी एक लाइफ है। ठीक है, तो हमारा जो सन है, हम मानते हैं कि उसकी लगभग आधी लाइफ पूरी हो चुकी है। ऑल्दो ये सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं जब हम सन को अपनी एक डिफरेंट वीडियो के अंदर सन के एटमॉस्फेयर के साथ सारी इन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है सन के अंदर, जैसे है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें हमारी हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, इस रिएक्शन की वजह से उनके पास इतनी एनर्जी है क्योंकि मिलियंस ऑफ ये रिएक्शंस जो हैं वो एक साथ यहां पर चल रही हैं। ठीक है, खैर आगे की बात देखो तो ये किससे बने होते हैं, एक्सट्रीमली हॉट बर्निंग गैसेस से बने होते हैं। ठीक, दूसरे जो प्लेनेट है वो इनके चारों तरफ घूमते हैं और उन्हीं की हम बात करने वाले। हमारा नियरेस्ट स्टार है, हमारी अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन है, देखो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है हमारा सन, और सन का दूसरा नियरेस्ट स्टार कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी एंड देन अल्फा सेंचुरी। ठीक है, ये हमारे दो नियरेस्ट स्टार है हमारी अर्थ के आफ्टर सन। देखो अगली जो बात लिखी है यहाँ, आफ्टर सन स्टार्स, दिस इज कॉन्स्टलेशन। अब देखो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, कॉन्स्टलेशन क्या होता है भाई, देखो जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, कोई भी एक XYZ एक पॉलिटिकल पार्टी मान लो, उसमें एक जैसी सोच के लोग आए, एक जैसी आइडियोलॉजी के लोग आए, उन लोगों ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है कि मान लो जब हम रात को देखते हैं ना, हम अच्छी सी एक रात को अपना बढ़िया खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, जैसे गांव के लोग हैं, हम अपना गांव के लोग हैं तो हम खुले आसमान के नीचे सोते हैं। ठीक भाई, तो गर्मियों में जब हम खुले आसमान के नीचे सोते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं। तो उन्हीं तारों में से हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर स्टार्स ऐसे होते हैं, अगर हम उनको आपस में कनेक्ट कर दें किसी एक इमेजिनरी लाइन से, तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं बनाते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे स्टार्स हैं, ठीक है, जो हमारे कैसे स्टार्स हैं जो इमेजिनरी लाइंस के थ्रू अगर हम उन्हें कनेक्ट कर दे तो वो एक डेफिनेट शेप बनाते हैं, उन स्टार्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए, हमारे लिए अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि हम इनका यूज अब ज्यादा नहीं करते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द अर्लियर पीरियड या हम एंशिएंट टाइम की अगर बात करें, तो जो हमारी वॉयज होती थी, मतलब जो हमारे जो सेलर्स होते थे, जो समुद्र से उस टाइम पर वो हवा से चलने वाले जहाज से यात्रा किया करते थे, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि इन्हीं कॉन्स्टलेशंस से वो अपनी जो डायरेक्शंस हैं उन्हें पता कर लेते थे। जैसे पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में होता है, तो पोल स्टार से उन्हें पता लगता था कि नॉर्थ की तरफ कैसे जाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट और पर्टिकुलर यूज के हुआ करते थे फॉर दोज पीपल। ओके, सो ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस है जिनके अलग अलग नाम है, जैसे देखो ओरियन, बिग डीपर, ग्रेट बियर, तो ये हमारे क्या है, ये सब एग्जांपल है कॉन्स्टलेशंस का, जिन्हें हम कहीं जैसे हिंदी में हम बोलते हैं एक सप्तऋषि है हमारा। ठीक है, तो इन सब कॉन्स्टलेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्स्टलेशन बेसिकली होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार है जो एक डेफिनेट जगह पर ही मिलता है, और उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को अगर आप इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करो तो वो एक डेफिनेट शेप बनाते हैं। ठीक है, तो कई बार जैसे हमें ना रात को हम अपनी इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, हंसता हुआ हमें कुछ भी दिखना हो, मुखड़ा उखड़ा कुछ भी, मतलब टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, खैर आगे की बात करते हैं, कॉन्स्टलेशन से आगे हम बढ़ते हैं, आते हैं अपने गोले की तरफ आते हैं। ठीक भाई, अपने सोलर सिस्टम की तरफ आते हैं। ठीक, ऐसा ही अब टोल्ड यू कि देखो ये हमारा सन है। ठीक, इस सन को पूरा का पूरा कवर अप करेंगे, पूरी एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे सन के ऊपर, क्योंकि आप आजकल 2022 में काफी सारे हमारे क्या आ गए हैं, अभी सन के ऊपर हमारे कई सारे हम एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं। जैसे हमारा भी आदित्य L1 जा रहा है, सन की तरफ जा रहा है, हम मतलब बेसिकली कोशिश करेंगे हम भी अपना सन की तरफ भेजें। ठीक है, अभी नासा का गया है, तो बेसिकली उन सब का हम जिक्र करने वाले हैं, जो हम एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे, अपना सन एंड इट्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक ल्यूमिनस बॉडी है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जिसका नाम क्या है, सन है, जिसका नाम सूरज है, जिसका नाम सूर्य है, और इसी सूर्य के चारों तरफ हमारे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ओरिजिन, देखो जब भी हम बात करेंगे दोस्तों ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की, तो देखो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की जब भी दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसके लिए हम हमेशा आंसर लगाएंगे नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, वी डजंट हैव टू गो इन डिटेल कि नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है, कैसे कैसे ये हुआ है, बिकॉज नॉट ऑफ आवर प्राइमरी कंसर्न, क्योंकि हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है। अगर हम हर एक चीज के डिटेल में जाएंगे तो हम यूनिवर्स अगर हम बात करें तो यही हम 2 महीने में पढ़ेंगे। ओके, सो वी हैव टू पिक आउट ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम दिस। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में हमारी इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी पर हम बात करेंगे। ओके, खैर देखो आगे बढ़ते हैं, तो सोलर सिस्टम की ओरिजिन की बात करते हैं। तो कभी भी अगर आपसे एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है कि which principle or which theory explain the origin of solar system, then you have to go with
नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, इसी को आपने हमेशा आंसर मार्क करना है। ओके, बिग बैंग हमें हमेशा किसके लिए यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ अपना ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए हमें बिग बैंग को यूज करना है। ठीक है, अब देखो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, पहले कभी के टाइम पर ये 9 हुआ करते थे, बट हमारे कितने प्लैनेट होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, बेसिकली कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। उन प्लैनेट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से 2 पार्ट? देखो भाई, मरकरी से हम शुरू करेंगे, मार्स तक पहुंचेंगे, देन जुपिटर से हम शुरू करेंगे, नेपच्यून तक पहुंचेंगे। तो जो मार्स से मरकरी तक के हमारे, वो मरकरी से मार्स तक के जो हमारे प्लैनेट्स हैं, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इन्हें क्या बोलेंगे हम? इन्हें बोलेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर रॉकी प्लैनेट्स। ठीक है, अब रॉकी प्लैनेट्स क्या मतलब? वो प्लैनेट जैसे आप अपनी अर्थ पर देखते हो, आप खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर चट्टान है, यहाँ पर मिट्टी है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्लैनेट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे, नेक्स्ट प्लैनेट जो है हमारे, उन नेक्स्ट प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स और गैसियस प्लैनेट्स। ठीक है, आई होप गैसियस से आप क्लियर हो गए होंगे। जोवियन का मतलब क्या होता है? मतलब वो प्लैनेट्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? गैस का एक बड़ा सा गोला है। ठीक है, जिनके ऊपर आप लैंड सरफेसेस नहीं देखते हैं, जिनके ऊपर आप खेती नहीं कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप गेहूं नहीं उगा सकते हैं, जिनके ऊपर आप जाकर खड़े नहीं हो सकते हैं, उन प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम गैसियस या फिर जोवियन प्लैनेट्स बोल सकते हैं। सो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, अब देखो बेसिकली जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्लैनेट, जो मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं प्लैनेट, इस प्लैनेट का मतलब क्या होता है? देखो आप सब लोग क्या है, आप सब लोग एनडीए का फॉर्म भरते हो। ओके, ये सीडीएस का एग्जाम फॉर्म आप भरते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि एवरी सिंगल पर्सन इन इंडिया इज एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन और टेक द एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए एंड सीडीएस। ठीक है, उसके लिए क्या है? एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा दिया गया। जैसे मैंने आपको अभी बताया था 2 मिनट पहले ही कि इनिशियली हमारे यहाँ 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, बट अब हमारे यहाँ कितने प्लैनेट होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, तो 9वां प्लैनेट कौन सा है जो अब प्लैनेट नहीं बना? तो बेसिकली वो हमारे यहाँ प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट एनीमोर। ठीक है, प्लूटो को अब बेसिकली ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा मिला है। किसका दर्जा मिला है दोस्तों? ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बोना, छोटा, पिद्दू। ठीक है, तो प्लूटो हमारा क्या बन गया है? प्लूटो हैज बिकेम अ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, बोना ग्रह का नाम इसे अब दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो जैसे हमारा प्लूटो है, इसे हमने ड्वार्फ प्लैनेट क्यों बोल दिया? देखो इसके लिए क्या है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं इनके लिए क्या है? एक एलिजिबिलिटी रखी। हमारे सन ने कहा कि भाई ऐसा है सोलर सिस्टम में, ऐसे ही मैं किसी को स्पेशल दर्जा नहीं दूंगा प्लैनेट का। उसके लिए क्या होगा? एक एलिजिबिलिटी होगी, जैसे एलिजिबिलिटी आपके लिए एनडीए और सीडीएस का फॉर्म भरने के लिए होती है। वो एलिजिबिलिटी क्या है? तो उसने कहा भाई कुछ कंडीशंस है जो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। अगर आप उन कंडीशंस को क्वालिफाई करते हो देन यू विल बी अ प्लैनेट, अदरवाइज यू हैव टू बी अ सैटेलाइट लाइक एस्ट्रॉइड या फिर आपको ड्वार्फ प्लैनेट। इस तरह के दर्जे में आपकी एलिजिबिलिटी की, आपके बेसिकली आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको दूंगा। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है? तो पहले एलिजिबिलिटी तो ये है कि जो भी आप प्लैनेट बनने की बात कर रहे हो, यू शुड बी इन अ लाइक समवेयर इन अ राउंड शेप। ठीक है, आपकी लगभग एक राउंड शेप होनी चाहिए। अब राउंड शेप कैसे बनेगी? भाई एक बात बताओ, अगर मान लो आपका कहीं पर, जैसे हम अर्थ में मानते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, तो ग्रेविटी हमारी कहाँ है? सेंटर ऑफ अर्थ से है। तो जब सेंटर पे किसी चीज की कोई ग्रेविटी होगी तो वो हर एक कोने को बराबर पुल करेगी। तो जब वो हर एक कोने को बराबर पुल करेगी तो हर एक कोना एक डेफिनेट या इक्वी डिस्टेंस पर होगा उसके सेंटर से। तो जिसकी वजह से उसकी शेप जो है वो कैसी हो जाएगी? लगभग राउंड शेप हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हर एक बॉडी की एक इतनी मास उसके पास होना चाहिए ताकि वो अपनी खुद का ग्रेविटेशनल पुल जो है उसको क्रिएट कर सके, जिसकी वजह से उसकी एक डेफिनेट शेप जो है वो बन सके। ठीक है, तो उसी डेफिनेट शेप की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए? सब हर एक प्लैनेट के लिए पहली कंडीशन क्या है? डेफिनेट शेप होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि हर एक प्लैनेट जो है वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूम रहा हो। जैसे हमारा सन है, हम इसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है सन, ये ऐसे हम चारों तरफ मान लो इसकी एक चीज घूम रही है, कोई भी एक प्लैनेट इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो जब कोई भी प्लैनेट इसके चारों तरफ घूमेगा
तो देखो ये सन इसके चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, यानी कि एक फिक्स्ड लाइन में, हमेशा उसी लाइन में इसके चारों तरफ वो चीज घूम रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसकी ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में कक्षा बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, कक्षा। तो क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेफिनेट ऑर्बिट, एक डेफिनेट ऑर्बिट होनी चाहिए। अब देखो हर एक प्लेनेट की क्या होगी, एक डेफिनेट शेप हो गई, एक डेफिनेट ऑर्बिट हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या कहते हैं ये सरकार, चौधरी साहब कहते हैं, हमारे सूर्य देवता कहते हैं कि तीसरी कंडीशन ये है भाई कि अगर आपको प्लेनेट बनना है तो आपको बस अपने से मतलब रखना है, दूसरे की ऑर्बिट में क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नो टू प्लेनेट्स शुड इंटरसेक्ट इन देयर ऑर्बिट्स। ठीक है, यानी कि यह भी हम कह सकते हैं कि प्लेनेट्स should not intersect with other planets orbit। ठीक है, आपको भाई ईमानदार रहना है, दूसरे की ऑर्बिट में नहीं घुसना है। ठीक है, तो ये तीन प्राइमरी कंडीशन है, अगर आप इन तीन प्राइमरी कंडीशन को क्वालिफाई करते हैं देन यू विल बिकम अ प्लेनेट। ठीक है, तो इन तीन कंडीशंस के हिसाब से डिफाइन होता है कि कौन प्लेनेट रहेगा, कौन प्लेनेट नहीं रहेगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ेंगे। एक दो चीजें और है जो मुझे आपको बतानी है, उनकी हम बात करेंगे यहीं पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने प्लेनेट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब लोग इसे समझ रहे होंगे। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं एक बार। अब देखो बेसिकली जो हमारा यूनिवर्स बना, तो यूनिवर्स के बाद जब हम लोग इस यूनिवर्स पर आए, हम लोग इस यूनिवर्स के अंदर अपनी अर्थ के ऊपर हम आए, तो जब हम अर्थ के ऊपर आए तो हम लोगों को इनिशियली क्या पता था कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका सेंटर क्या है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सेंटर क्या है, नहीं पता था। ठीक है, तो पता कैसे लगा उसकी हम बात करेंगे। ओके, देखो तो बेसिकली देखो दो लोग हुए, जब हमारा मतलब इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड हुआ है तो उसमें दो लोग हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं टोल्मी साहब की। एक ये हमारे आदमी हुए टोल्मी साहब, इन्होंने 140 एडी में एक थ्योरी दी। ठीक है, जिस थ्योरी को बोलते हैं जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ यूनिवर्स। क्या बोलते हैं, जियोसेंट्रिक व्यू और थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, लिख लेना इसे, क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। जियोसेंट्रिक व्यू जो है उसके प्रोपाउंडर कौन है, हु प्रोपाउंडेड द जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो वो किसने दिया, टोल्मी साहब ने। इन्होंने क्या कहा कि देखो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अर्थ जो है सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो कहीं ना कहीं अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो लोगों के पास लैक ऑफ नॉलेज थी, उन लोगों के पास ना नॉलेज थी, ना उनके पास मतलब ऐसे टूल्स थे कि वो इस बात को कंफर्म कर सके, इस बात को आप काट के अपनी एक न्यू थ्योरी दे सके। तो बहुत लंबे टाइम तक लोग इसी थ्योरी को मानकर चलते रहे। लेकिन लेटर ऑन हमारे कौन आते हैं, कोपरनिकस साहब आते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, यूनिवर्स का सेंटर हमारी अर्थ नहीं है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स इज सन। तो ये जो इन्होंने थ्योरी दी इसे बोला गया हेलोसेंट्रिक व्यू ऑफ यूनिवर्स। इन्होंने कहा कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स बट सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो कोपरनिकस ने कहा कि सोलर सिस्टम के सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सन को इन्होंने किसका सेंटर बनाया है, यूनिवर्स का सेंटर बनाया है। तो बेसिकली इनकी जो थ्योरी थी, इन्हें भी फिर बाकी लोगों ने बहुत सारी मतलब हम काफी लंबे टाइम तक इनकी थ्योरी मानते रहे। फिर हमारे हर्सल साहब आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, जो हमारा सन है इट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड नोड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये दोनों जो थ्योरी हैं, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक, कौन सी थ्योरी किसने दी है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप आई होप आप ये लोग लिख रहे होंगे कि कौन सी थ्योरी हमारे किस एस्ट्रोनॉमिस्ट या बेसिक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने दी है। ओके, आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्लैनेट्स की तरफ। तो हम शुरुआत करेंगे अपने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की हम शुरुआत करेंगे, वहीं से हम देखेंगे कि कौन से प्लैनेट की क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या उसके अंदर है। ठीक है, उन सब चीजों को हम देखेंगे। ठीक, टोटल तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि सबके सब क्या है, हमारे यहाँ पर 8 प्लैनेट है। ठीक है, कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हमने क्या बोला है, मार्स तक का इन्हें हमने बना दिया है टेरेस्ट्रियल। और बाकी के जो 4 है इन्हें हमने क्या बना दिया है, इंक्लूडिंग नेपच्यून, इन सबको हमने इकट्ठा बोल दिया है जोवियन और कैशियस। ठीक है,
तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। अब देखो एक और सोच है यहाँ सोच बताने वाली, ये एक और थ्योरी है जो जिसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक। देखो ये जो हमारी थ्योरी है, इस थ्योरी में हम क्या बताएंगे, हम बात करेंगे कि जो हम प्लैनेट्स के रोटेशन और रिवोल्यूशन की, ठीक है, मतलब हर एक, देखो ये दो चीज है, दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखनी है जब हम अपना यूनिवर्स पढ़ते हैं, ये सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। एक तो होता है बेटा रोटेशन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। आंदोलन नहीं करना है, रिवोल्यूशन इज नॉट आंदोलन, ठीक है। ये दूसरा रिवोल्यूशन है। कौन सा रिवोल्यूशन है उसकी बात करते हैं। देखो मान लो दिस इज अवर सन, ठीक है। इस सन के, ये सन हमारा स्टेशनरी है, इस सन के चारों तरफ हमारा कोई प्लेनेट घूम रहा है, ठीक है। इस सन के चारों तरफ हमारा कोई प्लेनेट चक्कर काट रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि और लाइक हमारा जो अपना यूनिवर्स होता है, मतलब हमारी जो लाइफ होती है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, हमारी माँ के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो आवर मदर इज लाइक द सन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ओके। तो उसी की तरह हम बात करने वाले हैं। एक तो हो गया ये, इसके चारों तरफ कोई भी बॉडी घूम रही है, दिस इज रिवोल्यूशन। दूसरा क्या होता है कि हमारी जब बॉडी कोई भी सन के चारों तरफ घूम रही है तो उसी टाइम पर वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है, ओके। अपनी एक्सिस पर एक ही जगह क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो उस रोटेशन को हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं रोटेशन। जब एक बॉडी ऑन इट्स ओन एक्सिस, रोटेशन क्या होता है, ऑन इट्स ओन एक्सिस। रिवॉल्यूशन क्या है, अराउंड सन, ठीक है। सन के चारों तरफ चक्कर काटना है रिवॉल्यूशन। अपनी ही एक्सिस पर एक जगह खड़े होकर घूमना, जैसे हम बचपन में खेलते थे घूम मूर्ति, ठीक, पता नहीं आप लोगों को तो, पर गांव में बहुत फेमस था ये गेम, घूम मूर्ति। अपनी एक्सिस पर हम घूमते थे, तो उसे हम क्या कहते थे, उसे कहते हैं हम रोटेशन, ओके। खैर आगे की बात करते हैं। अब इन दोनों बातों में फर्क क्या होता है। देखो आई होप कि कार्टेशियन प्लेन जो है आपको पता होगा, एक ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कार्टेशियन प्लेन जो हम बात कर रहे हैं, इसमें एक बात देखो कि हम डायरेक्शन दे देते हैं। जो हमारे सबसे ऊपर है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्शन को हमने क्या बोला, नॉर्थ बोला। नीचे वाली को हमने साउथ बोला, ठीक है। यहां पर हमने, इसे हम बोलते हैं ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। इतने लिख लो डब्ल्यू बस, ठीक है, इसे लिख लेते हैं डब्ल्यू। तो ये हमारी चार डायरेक्शंस हो गई। देखो तो अभी जो हमें याद रखना है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में घूमते हैं। तो देखो हमारे जो डायरेक्शन हमारी नॉर्मली प्लैनेट्स की है दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। हमारे जो मैक्सिमम प्लैनेट्स हैं वो कैसे घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। यानी कि हमारी अर्थ हम कह सकते हैं कैसे घूम रही है, देखो हमारी अर्थ वेस्ट से ऐसे ईस्ट की तरफ घूमती है, ठीक है। तो जो वेस्ट के ईस्ट की तरफ जो घूमना है, जो अर्थ का रोटेशन है, इसकी वजह से क्या होते हैं हमारे यहाँ पर डे एंड नाइट्स होते हैं। तो हर एक प्लैनेट के डे एंड नाइट किसकी वजह से होते हैं, उसके रोटेशन की वजह से होते हैं। रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, चेंज इन सीजन होता है, चेंज इन सीजन। कैसे, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, ठीक है। इसके हम बात करेंगे इन अवर लाइक नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। क्या ये बात आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम प्लैनेट्स जो है हमारे वो कैसे घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। ये जो दोनों है वीनस और यूरेनस जो है हमारे, ये क्या है, ये एक्सेप्शंस है। जैसे हमारी पीरियडिक टेबल में मेटल्स के अंदर एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स के अंदर एक्सेप्शंस है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। अपवाद है। अपवाद कौन कौन से हैं, वीनस और यूरेनस। सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। ये कहते हैं नहीं भाई, वो होता है ना ग्रुप में एक लोग होते हैं, कोई भी ग्रुप में आप प्लान बनाते हो कहीं भी घूमने जाने का, बट एक बंदा होता है आपके ग्रुप का जिसे उस प्लान को रूइन करना होता है, खराब करना होता है। तो ये जो प्लान खराब कर रहे हैं यहाँ पर कौन कर रहे हैं, वीनस और यूरेनस कर रहे हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई प्लान आप कहीं का बना लो, आप गोवा का खूब प्लान बनाओ, पर गोवा आप जाओगे कैसे जब आपको जान ही नहीं देंगे, ठीक। क्या कैसे, मतलब बेसिकली ये घूम रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट और बाकी सब घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जब बस इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं किससे, अपने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए जस्ट अ मिनट, ओके। सो हियर वी गो। ओके, मरकरी की बात करते हैं, देखिए, ठीक है। तो पहला जो प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सा है, मरकरी। तो मरकरी इज द नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट टू अवर सन, ठीक है। हमारे सन के सबसे पास
और सबसे छोटा प्लेनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का कौन है, वो मरकरी है। तो मरकरी की कुछ स्पेशलिटी देखेंगे। सबसे पहले तो देखो, इट इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अवर सन, ठीक है, हमारे सन का क्लोजेस्ट प्लेनेट है ये। इसके अलावा देखो ये जो मैंने लिखा है ना, 1 डे ऑन मरकरी, तो 1 डे ऑन मरकरी का मतलब क्या है, इट इज रोटेशन। तो जो रोटेशन पीरियड है मरकरी का वो कितना है, 59 अर्थ डेज। यानी कि हमारे यहाँ पर जब 59 दिन हो जाते हैं, ठीक है, 24-24 घंटे करके जब हम 59 दिन यानी कि लगभग 2 महीने पूरे कर लेते हैं, तब मरकरी पर एक दिन होता है। यानी कि मरकरी अपनी एक्सिस पर ऐसे जो घूम रहे हैं, अपनी एक्सिस पर जो घूम रहे हैं, अपनी एक्सिस पर जो एक प्लेनेट घूम रहा है, उसमें लगभग 59 डेज लगाता है हमारे यहाँ के। ओके, उसी तरह से मरकरी पर एक साल जो है, जो उसका रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन मतलब एक साल, जब सन के चारों तरफ कोई भी बॉडी एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक साल बोलते हैं। तो मरकरी के यहाँ जब एक साल होता है तो हमारी अर्थ पर लगभग 88 डेज होते हैं, ठीक है, यानी कि लगभग 3 महीने हमारे मरकरी पर एक साल के बराबर होते हैं। ओके, तो आप सबकी लोग आप देख लो, आप 3 महीने यानी कि 4 गुना साल अपनी उम्र बढ़ा लो, मरकरी पर 4 गुना ज्यादा आपकी उम्र हो गई होती है अब तक, ठीक है, मतलब दिन तो नहीं है बट बस गिनती में 4 गुना हो गई होती, क्योंकि उनके साल हमारे यहाँ 3 महीने की है। ओके, खैर आगे की बात करते हैं। रॉकी प्लेनेट है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। डेट अब देखो होता क्या है बेसिकली, अब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा होगा। तो अगर जनरली अगर हम सोचे तो हम कहेंगे कि भाई जो सन के सबसे ज्यादा पास होगा, उसको सबसे ज्यादा गर्मी मिल रही होगी, तो वही हमारे प्लेनेट का क्या होगा, सोलर सिस्टम का हमारा वही प्लेनेट क्या होगा, हॉटेस्ट प्लेनेट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीजन बीइंग क्यों भाई, ऐसा है कि इसे गर्मी मिल तो सबसे ज्यादा रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, उस गर्मी को रिटेन नहीं रख पा रहा है। तो इस वजह से मरकरी इज नॉट दी हॉटेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। बट मरकरी के पास एक चीज तो है जो बाकी प्लेनेट के किसी के पास नहीं है, वो है इसकी ड्यूरनल रेंज। क्या है मरकरी के पास, ड्यूरनल रेंज। क्या होती है, मैक्सिमम ड्यूरनल रेंज अगर हमारे सोलर सिस्टम में किसी के पास है तो वो किसके पास है, मरकरी के पास है। अब सवाल बनता है कि ड्यूरनल रेंज होती क्या है, ठीक है। तो भाई ड्यूरनल रेंज बेसिकली क्या होता है, देखो इसका डे टाइम टेम्परेचर लिखा मैंने 430 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ड्रॉप टू 180 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 180 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। दिन में तो मतलब देख लो 430 के आसपास इसका टेम्परेचर, और रात को माइनस के 180। तो बेसिकली जो डिफरेंस है बिटवीन द डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर, ये कहां पर मैक्सिमम है, मरकरी पर मैक्सिमम है। तो इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, 430 माइनस 180, 610 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया। तो ये जो मेरा 610 डिग्री सेल्सियस आया है, इसे हमने क्या बोला, ड्यूरनल रेंज बोला, ठीक है। तो बेसिकली ड्यूरनल रेंज होता क्या है, ड्यूरनल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन डे टाइम एंड नाइट टाइम टेम्परेचर ऑफ अ लाइक प्लेनेट, ठीक है। एक प्लेनेट का डे टाइम और नाइट टाइम के टेम्परेचर के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरनल रेंज बोलते हैं। लिख लो, याद कर लो इस बात को, आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्लेनेट की हमारे सोलर सिस्टम में ड्यूरनल रेंज मैक्सिमम है, देन आंसर इज मरकरी। ओके, खैर इससे आगे की बात करते हैं। इसे रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, किस नाम से जाना जाता है, रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स के नाम से। वन मोर इंपोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है जरूर, इसकी डेंसिटी 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी है इसकी, 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। बट आपके एनडीए में डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे पूछे जाते हैं, आपको 4 प्लैनेट्स की डेंसिटी दे देगा और पूछ लेगा अरेंज करो, ये मतलब बेसिकली 4 प्लैनेट्स दे देगा और पूछ लेगा अरेंज करो इन प्लैनेट्स को अकॉर्डिंग टू दी डेंसिटी, ठीक है। देन यू शुड नो अबाउट द डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, ठीक है। तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट प्लेनेट पर चलते हैं। ओके, मेहनत करते रहिए। देखिए, जो मेहनत करेगा लास्ट पॉइंट तक मेहनत करता रहेगा, गिव अप नहीं करेगा, वही आगे जाएगा, वही इस रिटन एग्जामिनेशन को निकालेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, मरकरी से आगे चलते हैं, वीनस की बात करते हैं। अब तो आप सब लोगों के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि आप अपने घर के कंफर्ट से पढ़ सकते हैं, सारी की सारी चीज आपके क्लिक पर अवेलेबल है, ठीक है। तो उसी क्लिक का फायदा उठाइए, ठीक है, और उसी क्लिक के साथ आप मेहनत करते रहिए, सक्सेस विल कम टू यू। ओके, वीनस की हम बात करते हैं तो ये हमारी अर्थ के ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बोलते हैं हम इसे, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन सिस्टर, क्योंकि हमारी अर्थ से बहुत ही
कम, मतलब बेसिकली लगभग दोनों की जो इनकी जो हमारी डायमीटर है वो दोनों की लगभग बराबर है, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास का फर्क है। बट इन टर्म्स ऑफ 500 किलोमीटर लाइक प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता। ओके, खैर आगे बात करते हैं। देखिए तो सेकंड क्लोजेस्ट है सन के, हमारे सन के कैसे है, सेकंड क्लोजेस्ट है एंड इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कैसे है हॉटेस्ट उसकी बात करेंगे, ठीक है। होता क्या है देखो, कोई भी प्लैनेट हॉट कैसे होगा, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया हॉट कैसे होगा, जैकलिन फर्नांडिस बन के हॉट नहीं होगा, ठीक है। हॉट कैसे होगा भाई, हॉट होगा बेसिकली देखो, जो टेम्परेचर जो सन ने बेसिकली एनर्जी उसे दी है, उस एनर्जी को जो क्या करेगा, रिटेन करेगा, ठीक है। अब रिटेन कैसे करेगा, आप लोगों ने आई होप सबने पढ़ा होगा, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि हमारे सन से हमारे यहाँ क्या आती है, एनर्जी आती है, किस फॉर्म में आती है, वेव्स की फॉर्म में आती है। तो जो रेडिएशन सन से आ रही है, वेव्स आ रही है, रेडिएशंस आ रही है, उन रेडिएशंस को हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है अंदर आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वीनस के ऊपर देखो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम, इसका जो एटमॉस्फेयर है इट इज मेड अप ऑफ CO2। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड की जो ना एक खास बात होती है कि ये सन की जो रेडिएशंस होती हैं उसे अंदर तो आने देती है, पेनिट्रेट तो अंदर करने देती है, लेकिन ये उसे बाहर नहीं निकलने देती। ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो वीनस जो है इसके अंदर हमारा जो सन की एनर्जी है सबसे ज्यादा उसे रिटेन करता है, इसी वजह से क्या होता है, ये हमारे प्लेनेट, हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बाकी देखो घूमेंगे ईस्ट टू वेस्ट, तो ये जो चौधरी साहब है ये कैसे घूमेंगे, ये चौधरी साहब घूमेंगे, बाकी तो घूम रहे हैं सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, ये घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट। इनका जो घूमना है वो कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज और रेट्रोग्रेड, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं कि भाई ये घूम रहा है रेट्रोग्रेड। तो ये जो इसका रेट्रोग्रेड घूमना है या क्लॉकवाइज घूमना है, इसी को वजह से इसकी घूमने की स्पीड हो जाती है काफी स्लो। तो इस पर दिक्कत क्या होती है स्लो होने से, होता ये है देखो, 1 डे ऑन वीनस 243 डेज, 1 ईयर ऑन वीनस 224 अर्थ डेज। बेसिकली यहाँ पर साल छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, ठीक है। वीनस की खास बात क्या है कि यहाँ पर साल छोटी होती है और दिन क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, यानी कि जब हमारे अर्थ पर 243 डेज हो जाते हैं तो वीनस पर क्या होता है, 1 डे, ठीक है। जब हमारी अर्थ पर 224 अर्थ डेज हो जाते हैं तो वीनस पर क्या होता है, 1 ईयर। एंड द ओनली वैलिड एक्सप्लेनेशन इज दिस रेट्रोग्रेड मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ वीनस ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। अपनी एक्सिस पर जो इसका एक ये रेट्रोग्रेड या ईस्ट टू वेस्ट घूमना है, इसी की वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और जिसकी वजह से यहां पर इसका दिन बड़ा हो जाता है और इसकी साल क्या हो जाती है, दिन से छोटी हो जाती है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, देखो आगे की हम बात करें, इस प्लेनेट की क्या है, हाईएस्ट एल्बिडो पावर है हमारे सारे प्लेनेट्स के अंदर, ठीक है। जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर प्लेनेट्स हैं उसमें जो हाईएस्ट एल्बिडो पावर है किसकी है, वो वीनस की है। अब ये सर एल्बिडो पावर क्या होती है, अगला सवाल, एल्बिडो पावर क्या होती है। देखो भाई एल्बिडो पावर क्या होती है, बेसिकली मान लो हमारा कोई भी एक प्लेनेट है, आई होप आप सब लोग सुन रहे होंगे, ठीक है। तो कोई भी एक प्लेनेट है, वो प्लेनेट जो उसके ऊपर सन की रेडिएशंस पड़ रही है, उन रेडिएशंस को जो रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। तो जो प्लेनेट सबसे ज्यादा सन की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट एल्बिडो बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली एल्बिडो इज लाइक, एल्बिडो पावर क्या होती है, पावर टू रिफ्लेक्ट बैक द रेडिएशंस ऑफ सन, ठीक है। जो सन की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं। और जो हमारा वीनस है इसकी एल्बिडो कहीं 70 से 90% के बीच होती है, यानी कि जो टोटल सन की जो रेज होती हैं वो जब इसके ऊपर पड़ रही होती है तो मैक्सिमम रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो फिर सर ये हॉटेस्ट कैसे हुआ, जब ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है मैक्सिमम को, है ना, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो गई। हुआ कैसे भाई, अगर मैं बात करूं, सन की टोटल रेडिएशन का लगभग 2.5% ही पेनिट्रेट कर पाता है इसके एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन जितना भी पेनिट्रेट करता है वो वहीं पर रिटेन रह जाता है। ओके, अब सोचो कि ये बिलियंस ऑफ ईयर से प्रोसेस चल रहा है, तो धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इट हैज बिकेम द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। ओके, अभी बहुत सारे एक्सपीडिशंस जो हैं इस पर वीनस पर भेजे जा रहे हैं, जैसे कि कौन सा था वो, दा विंची प्लस भेजा है नासा ने, एक वेरिटास है जो इसके ऊपर भेजा जा रहा है,
तो कई सारे आपके लिए भेजा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये सैटेलाइट्स हैं जो हमारे वीनस पर भेजी जा रही है। ओके, खैर आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी इसकी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अगेन इसकी जो डेंसिटी है दैट इज 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब इसके अंदर 2-3 खूबी और है, ठीक है। देखो जैसे कि इसे क्या नाम दिया है, इट इज ऑल्सो नोन एज द रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटी का रोमन गॉडेस किसको बोला गया है, अगर कहूं खूबसूरती की देवी किसे बोला गया है, वो बोला गया है वीनस को। ओके, ऐसा क्यों है, देखो मैंने आपको बताया 2.45%, ठीक है। एल्बिडो 70 to 90%, तो उससे क्या हुआ, एल्बिडो 70 to 90% होने की वजह से इट हैज बिकेम द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो याद कैसे रखें इसे, ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। देखो इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लिखनी है। पहली बात तो हो गया कि ये सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लेनेट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसकी एल्बिडो पावर क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लेनेट्स हैं उनके अंदर सबसे हाई एल्बिडो जो है वो वीनस की है, ठीक है। तो पहली बात तो ये ब्राइटेस्ट हो गया। अब दूसरी बात क्या होता है, इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से, यानी कि ये सुबह और शाम को ही दिखाई देता है, ठीक है। कैसे, अब देखो आपने देखा होगा कि बड़ी नॉर्मल सी चीज है जो आप लोगों ने नोटिस की होगी, जितने भी सुंदर लोग होते हैं वो धूप में नहीं घूमते, ठीक है। वो हमारी तरह नहीं होते कि धूप में क्रिकेट बज रहा है, धूप में कोई भी अपना गेम खेल रहे हैं गाँव में, ठीक है, घूम रहे हैं, खेतों पर जा रहे हैं, तो हमारी तरह नहीं होते। वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग अपना ध्यान रखते हैं काफी। तो ध्यान कैसे रखते हैं कि भाई वो या तो सुबह को निकलेंगे या फिर शाम को निकलेंगे, ठीक है। तो जो सुंदर लोग होते हैं कब निकलते हैं घूमने, सुबह या शाम में निकलते हैं। उसी तरह से वीनस क्या है, सुंदर है। सुंदर क्यों है, क्योंकि ब्राइटेस्ट है, ठीक है। ब्राइटेस्ट की वजह से क्या है, मतलब बेसिकली ये याद करने का एक तरीका है, याद कैसे रख सकते हैं आप, उसका एक वे है। तो रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी है, तो रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी है। ब्यूटी वाले लोग क्या होते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार होते हैं, ठीक है, सुबह और शाम को दिखाई देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। आई होप कि आपने ये सारी चीजें लिख रही होगी अबाउट वीनस, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, वीनस से आगे चलेंगे, वी विल टॉक अबाउट अर्थ देन, ठीक है। अर्थ की बात करते हैं। देखो हमें कनेक्ट करना है कि करंट में किस प्लेनेट से रिलेटेड क्या चल रहा है। तो आप सब लोगों के लिए होमवर्क है कि आपको जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उन पर कौन से प्लैनेट पर कौन सी सैटेलाइट भेजी जा रही है, ओके, इन 2022, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ऑल्दो मैं खुद भी आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि सारी करंट क्लासेस लेके आ जाऊं जो भी रेलिवेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, ओके। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेरा अपना गोला, ठीक है, हमारा अपना गोला, जहां आमिर खान भी आया था घूमने, पता नहीं कहां गए अब, ओके। पीके की हम बात कर रहे हैं, वैसे अर्थ की हम बात करते हैं। थर्ड प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम से, ठीक, ट्विन सिस्टर वीनस और अर्थ हमारी, ठीक। इसके अलावा आपको पता ही है रिवोल्यूशन पीरियड लगभग 1 साल 365 से 1/4 दिन, रोटेशन पीरियड रफली 24 घंटे, वैसे एग्जैक्टली में बात करूं तो 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स, ठीक है। बट रफली आपको याद रखना है कि कितना है, 24 घंटे, वो आप लोगों को सबको पता ही है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में मेनली क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड 1% अदर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन लाइफ हैज बीन पॉसिबल ऑन दिस प्लेनेट। ओनली प्लेनेट टू हैव अ लाइफ और टू सस्टेन लाइफ इन अवर सोलर सिस्टम इज आवर अपना गोला पृथ्वी, ठीक है। अब देखो अर्थ जो है उसका अपना क्या है, एक मून है, ठीक है। अर्थ ने क्या कहा, जब यूनिवर्स बन रहा था, ड्यूरिंग द इंसेप्शन ऑफ यूनिवर्स, अर्थ ने बोला कि भाई ऐसा है ना, बहुत सारे, जैसे आप द सीक्रेट एक बुक पढ़ोगे, उसमें कहते हैं कि जो भी आप यूनिवर्स में, मतलब बेसिकली जो भी आप सोचते हैं, यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। हमारे महान श्री 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 1008 शाहरुख खान साहब ने कहा था कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो तो सारी कायनात आपको उस चीज को दिलाने के लिए, उस आदमी से मिलाने के लिए सारी कायनात आपकी मदद करती है। तो हमारी यूनिवर्स में जब इंसेप्शन हुआ तो हमारी अर्थ ने भी क्या कहा कि एक चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, ठीक है। अब जब जैसा हमारी अर्थ ने सोचा, जैसे हमारे गोले ने सोचा, वैसे यूनिवर्स ने इसे एक चांद सी महबूबा दे दी, ठीक है। तो अर्थ हैज अ मून, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है मरकरी और वीनस, उनका कोई भी नेचुरल मून नहीं है, लेकिन यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट किया अर्थ ने कि एक चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। तो यूनिवर्स ने कहा कि हाँ बिल्कुल लो, एक चांद सी महबूबा जो है वो लो। तो चांद सी महबूबा अर्थ को मिल गई, किस नाम से, जिसे मून के नाम से ही जानते हैं, ठीक है।
दूसरा नाम जो है बेसिकली इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट। इसके बाद जो है अर्थ के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारे हम क्या पढ़ेंगे, अपनी अर्थ को जब हम लेकर चलेंगे तब हम इसके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। तीसरी यहां पर जो हम पढ़ते हैं ओनली हैबिटेबल, आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारी अर्थ की डेंसिटी है। ओके, तो ये आपको याद रखनी है कि अर्थ की डेंसिटी कितनी है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप सब आप लोगों के क्लियर होगा, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, अर्थ को हम पूरा अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में लास्ट है ये हमारा मार्स, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लाल ग्रह से जानते हैं। अच्छा, अर्थ के बारे में एक और स्पेशल चीज है दोस्तों कि ये हमारे प्लेनेट का अकेला ऐसा प्लेनेट है, वो सॉरी हमारे सोलर सिस्टम का अकेला ऐसा प्लेनेट है जिसका कोई भी रोमन नेम नहीं दिया गया है। ओके, बाकी सारे के सारे जो प्लेनेट्स हैं हमारे, उन सबको क्या है, रोमन नेम। देखो मार्स कैसा है, रेड है। रेड ही किसका कलर होता है, ब्लड का। खून कब निकलता है, लड़ाई में। तो इसे क्या नाम दे दिया हमने, रोमन गॉड ऑफ वॉर। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, रोमन गॉड ऑफ वॉर हमने इसे नाम दिया। ये देखिए रोमन गॉड ऑफ वॉर। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी पूरे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ की है, आगे हम पढ़ेंगे। मिनिमम जो है वो सैटर्न की है, बट हमारे जो बेसिकली मार्स की हम बात करते हैं तो इनकी 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। वापस आते हैं, देखो लास्ट है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में, रोटेशन पीरियड इनका 24 घंटे 37 मिनट, यानी कि एक दिन की बात हो रही है, और रिवोल्यूशन है 686 डेज, यानी कि लगभग रफली अगर मैं बात करूं तो हमसे लगभग डबल। ओके, मतलब डबल से थोड़ा कम है, बट 686 डेज जो हैं हमारे, मतलब यहां पर जब 686 डेज होते हैं तब हमारे मार्स के ऊपर क्या होता है, एक साल जाकर पूरा होता है। ओके, आगे की बात करते हैं। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो CO2, नाइट्रोजन और आर्गन। अभी हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा जो मिशंस चले हुए हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जहां पर हम लाइफ को को एग्जिस्ट कर सके, वो मार्स पर ही चल रहे हैं। जैसे हम भी भेजने वाले हैं ना, कौन सा है हमारा, है मोम 2, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2। ठीक है, खैर ये तो 2024 में प्रपोज्ड है, यानी कि इसे हम भेजेंगे 2024 में। खैर आगे की बात करते हैं। अब हमारी अर्थ ने क्या कहा था, हमारी अर्थ ने अभी मैंने बताया था कि बोला था एक चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने बोला था। अब मार्स जो है वो थोड़ा और आगे चले गए, वो कहते हैं 2 चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। तो हमारे यूनिवर्स ने कहा ठीक है भाई तुम भी लो, तो इन्हें 2 नेचुरल सैटेलाइट दे दी, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। और जो डीमोस है इट इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट, उनमें जो सबसे छोटी सैटेलाइट है दैट इज डीमोस। ठीक है, एक और देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे बोलते हैं निक्स ओलंपिया। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर का लगभग, अगर मैं बात करूं अपने सोलर सिस्टम का, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट है वो, सॉरी लार्जेस्ट माउंटेन है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। ओके, खैर आगे की बात करते हैं। हाइट है इसकी लगभग 24 किलोमीटर, यानी कि हमारी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक बड़ा है। ठीक है, रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मिशंस जो मैं आपको बात कर रहा हूं, आपका काम है कि आप लोग मुझे कल या अपनी हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो यू विल टेल मी कि इसके अंदर हमारा जो बेसिकली जो मार्स है, मार्स के लिए हम कौन कौन से मिशंस हैं जो मार्स को हम 2022 में भेज रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से मिशंस हैं जो हम मून पर भेज रहे हैं 2022। ठीक है, पृथ्वी की चांद सी महबूबा पर। ठीक है, तो वो सारे आपको पता करने हैं और बताने हैं। प्लीज राइट डाउन इन आवर कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आगे के जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं, और साथ ही हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे कि हमारे एस्ट्रॉइड हो गए, हमारे मिटियोर्स हो गए, तो ये सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज है, इन सबको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा करेंगे। ओके, आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। प्लीज जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आप टॉपिक्स चाहते हैं कि हम उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाएं, प्लीज लेट अस नो। हम उन टॉपिक्स पर भी आप लोगों के लिए वीडियोस जो हैं वो लेकर आएंगे। ओके, आई होप आप सब लोग ख्याल से अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि जो गिव अप नहीं करता है वही फाइनल स्टेज पर पूरा करता है। ओके, सो फाइनली प्लीज डू सब्सक्राइब। ठीक है, आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपको लिंक में मिल जाएंगे हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल। वहां पर भी कुछ जो आपकी जरूरी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं, वो मैं आपको वहां पर भेजता रहता हूं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सजेशंस आप लोग चाहते हैं वो लिखिए, उन सजेशंस के ऊपर हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपके बेनिफिट के लिए मैक्सिमम काम कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज सूरज जाखड़ साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय हिंद।